रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें संगम, सलुब, तुलुब और आरवीडू वंश थे। ठीक है, तो आज हम विजय साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेव राय की पुस्तक आमुक्तमाल्यद और अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतलाए साहिन से मिलती है। जो आमुक्तमाल्यद थी, ये तेलुगु भाषा में थी, जिसको कृष्णदेव राय ने लिखा था। तो जब हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने इस बात की चर्चा की थी। ठीक है, और अब्दुल रज्जाक की पुस्तक मतलाए साहिन। जो अब्दुल रज्जाक था, ये एक यात्री था जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, और इसके पुस्तक जो है मतलाए साहिन, उससे भी विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, इस समय राजा अपने राज्याभिषेक के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ करता था, जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते थे। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए, जो पट्टाभिषेक यज्ञ था ये किससे संबंधित है? तो बोल सकते हैं कि राज्याभिषेक के समय होने वाले यज्ञ को पट्टाभिषेक यज्ञ कहते हैं। ओके, इस समय पूरे साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बांटा गया था। राज्य, जिसको आप देश बोल सकते हैं, फिर है प्रांत, यानी कि एक हिसाब से आप स्टेट बोल दीजिए, फिर जिला, जिसको कोट्टम बोला जाता था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को कोट्टम बोला जाता था, फिर है परगण, जिसको नाडु भी बोला जाता है, फिर है गांव, जिसको उर बोला जाता था। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत देव राय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महामंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया। जब अच्युत देव राय हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी इस बारे में हमने आपको बताया था कि जो अच्युत देव राय था, इसने महामंडलेश्वर नामक एक नया पद लेके आया जो प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने नायंगर व्यवस्था लाई। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था और सल्तनतकालीन इक्ता व्यवस्था के समान थी, यानी नायंगर व्यवस्था जो थी वो इक्ता व्यवस्था और सामंती व्यवस्था के ही समान थी। इसका क्या अर्थ है? देखिए, जो हमारे यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हम उसको भूमि नहीं देते थे, मतलब हम नहीं, या फिर राजा के बारे में हम रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, राजा के रिस्पेक्ट में, कि राजा के यहाँ अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको वो पैसे या नगद वेतन नहीं देते थे, बल्कि वो जिस हिसाब से काम करता था उसी हिसाब से उसको ज़मीन दे दी जाती थी कि आप उस ज़मीन पे अनाज उगाइए, कुछ भी करिए, आप उसी ज़मीन से अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो उसी को सामंती व्यवस्था कहते थे, जो कि गुप्त काल में उसको सामंती व्यवस्था कहते थे और सल्तनत काल में उसको इक्ता व्यवस्था कहते थे। सामंती व्यवस्था का सबसे ज़्यादा उपयोग वो जो गुप्त काल वंश था या गुप्त वंश था उन्होंने किया था, और इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, और इन्हीं दोनों को ही विजयनगर साम्राज्य में नायंगर व्यवस्था कहा गया, यानी वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इस समय सैनिकों को दान की गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाला अमर नायक कहलाता था, और जो भूमि मंदिर को दान में दी गई थी उसको देवभूमि कहा जाता था। फिर है, इस समय सैन्य विभाग को कदाचार विभाग कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कदाचार विभाग किससे संबंधित है, तो सैन्य विभाग से संबंधित है। इस समय 4 प्रकार की भूमि प्रचलित थी, यानी टैक्स के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले है सिंचित भूमि। यह सबसे उपजाऊ भूमि थी। यहाँ बिना किसी अच्छे साधन के अच्छी फसल होती थी। इस पर सर्वाधिक टैक्स होता था। कहने का मतलब है कि ये जो सिंचित भूमि होती थी बहुत ही उपजाऊ थी, बहुत ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मतलब बहुत ज़्यादा बिना साधन के ही अच्छी फसल वहाँ से हो जाती थी, क्योंकि वो नेचुरली काफ़ी अच्छी होती थी, और इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स होता था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है बागानी या बागाती। इस पर बागानी तथा मसालों की खेती होती थी। इस पर सिंचित भूमि से कम टैक्स होता था, यानी कि जो बागानी भूमि थी इस पर सिंचित भूमि के मुकाबले कम टैक्स होता था। फिर है ऊसर भूमि, वैसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी। यह अधिकतर समय सूखाग्रस्त रहता था, इस पर कम टैक्स लगता था या कम कर
लगता था। अब बताइए, जब ऊसर भूमि ही है, ठीक से कृषि ही नहीं होती, तो इस पर टैक्स लगा के कहाँ क्या किया जाएगा, है ना। इसलिए इस पर कम टैक्स होता था। फिर है जंगली या वन भूमि। इस भूमि के अधिकतर भाग पर वन का विस्तार था। यह भूमि कृषि योग्य नहीं थी, अतः इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब जब कृषि ही नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर है, इस समय दासों की खरीद एवं बिक्री के लिए बेसबाग नामक बाजार होता था। यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था तो वहाँ पे भी दास खरीदे एवं बेचे जाते थे। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा थी। जैसे कि हमारी मुद्रा, भारतीय मुद्रा को रुपया बोला जाता है, अमेरिकी मुद्रा को डॉलर बोला जाता है ना। उसी तरह जो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी उसको पैगोडा बोला जाता था। इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। मनोरंजन के साधन के रूप में शतरंज प्रचलन में था। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का अधिक विकास हुआ। तो ये था हमारा विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके अलावा जो वित्तीय व्यवस्था थी, है ना। तो आई होप कि आपको विजयनगर साम्राज्य समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।